हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यह जो है चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे कैसे भारत में व्यापार करने आए और एक एक नवाबों को हराकर पूरे भारत के साम्राज्य पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और आदिवासी जनजाति को किस तरह से वो परेशान करते थे। तो फिर जो है कि विद्रोह होने लगे क्योंकि जनता उनसे काफ़ी परेशान हो गई। तो विद्रोह में हमने देखा 1857 और उससे पहले और उसके बाद के विद्रोह को। और अभी जो है हम देखने वाले हैं देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंग्रेजों के सोच समझ में वो क्या कर रहे थे। ठीक है, पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों और किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को, मतलब कि उन्हें लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देसी समाज को वो सभ्य बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में भारत के लोग असभ्य थे। भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, सभ्य बनाना चाहते थे। अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए थे। इस प्रकार के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्रचारवाद की परंपरा। 1783 में विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ये जो विलियम्स जोन्स थे ये फारसी भाषा सीख रहे हैं यहाँ पे। ये सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पे तैनात किया गया। कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में से आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों से बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण, इन सारी चीज़ों को वो सीखते थे, विलियम जोन्स। ठीक है, और कुछ समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, ये जो हैं हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीख रहे थे। सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत, पश्चिम और दोनों की प्राचीन संस्कृति के
प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों को भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य और काव्य पढ़ने के लिए संस्था की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं। वे आदर और महत्व देते हैं, उन्हें अनजान विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे। ठीक है, देसी जनता केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मीन्स कि क्योंकि ये दूसरे देश के थे और इनका जो कानून था और जो समझ थी वो भारतीय जनता तभी एक्सेप्ट करती जब बाहरी लोग भारत के संस्कृति को समझते और उसे आदर देते। वारेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830 और कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्रचारवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्रचारवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्रचारवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझाते हैं, नाम देते हैं, स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यहाँ प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत की ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। मीन्स कि वारेन हेस्टिंग चाहते थे कि यहाँ पे जो भी लोग शासन करे, यहाँ की जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे और उसी के हिसाब से शासन करे। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के साथ अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्रचारविदों के कटु आलोचक भी थे। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अफसर शिक्षा के प्रचारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है। उन्होंने दलीलें दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रचारवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता के इच्छा के हिसाब से और उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान देना चाहिए। तो इस तरह से 1830 के दशक तक प्रचारवादी का विरोध हुआ, तीखा हो गया। तो 1830 के दशक
तक ये जो प्रचार करते थे इनका विरोध होने लगा। थॉमस बेबिंगटन मैकेल इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मीन्स कि इनको लगता था कि इनका जो ज्ञान है वही श्रेष्ठ है। मैकाले का कहना था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समुच्चय देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रचारवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। मीन्स कि जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे उनका ये कहना था कि भारत का ज्ञान तुच्छ है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनको लगता था ब्रिटिशर्स बहुत ही सभ्य हैं और बहुत ही ज्ञानवान है। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेज को उस शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रचारवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह पूछा भी जाता है। तो इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझाने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझाने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिशर्स वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना खरीदना शुरू कर देंगे। मीन्स कि वो चाहते थे कि यूरोपीय शिक्षा ही ग्रहण करे। वुड डिस्पैच में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, यहाँ के लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व समर्पण का भाव पैदा करता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने अहम कदम उठाए। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के नीति पत्र में प्रचारवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत गया था। हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी ज्ञान का प्रसार करना है। मीन्स कि इनका अपना एक ज्ञान था। ठीक है। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय 19वीं सदी में 1850 के दशक में जी रहे हैं और अपने वुड के नीति पत्र के बारे में सुना, इस बारे में प्रतिक्रिया लिखी। और यहाँ पे ये जो है उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूभाग में अपनी संस्था न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट
इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। इस तरह से 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को अप्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज, मीन्स कि मुंबई, कलकत्ता हर जगह कॉलेज खुलने लगे थे और वो अपने हिसाब से इसमें शिक्षा देने लगे थे। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेज़ों से पहले जहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? तो यहाँ पे विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम ने बंगाल, बिहार का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प था। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी है, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थे। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारतें अलग से नहीं बनाई, बेंच कुर्सियाँ नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान नियमित समय पर ही और व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं की छाँव में ही चलती थी, तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देना होता था। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है, क्या विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरुजी ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक साथ एक जगह बैठते थे। अलग अलग स्तर विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बातें कर लेते थे। हमने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी कि साधारणतः काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर लेते थे। मीन्स की शिक्षा व्यवस्था काफी लचीली थी और अच्छी थी। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं को में कामकाज ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता, कंपनी ने क्या कदम उठाए। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। पाठशालाएं नए व्यवस्था मतलब कि नए नियमों दिनचर्या एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि समय सारणी काफी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुसार मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। कटाई के मौसम में भी बस मीन्स कि नया जो नियम था वो अंग्रेजों के हिसाब से तो सही था, लेकिन भारत के लोगों के लिए वो सही नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, इसमें भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेज ये मानते थे कि वो जो है भारत को शिक्षित कर रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। मीन्स कि वो अपने हिसाब से भारत को चलाना चाहते थे जैसे उन्हें सही लगता था, जबकि यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो
यहाँ के सिचुएशन के हिसाब, परिस्थितियों के हिसाब से श्रेष्ठ था। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को, मीन्स कि उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को इतना बड़ा बना दिया कि भारत के लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि पश्चिमी सभ्यता अच्छी है, और उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले सभ्यता में भारतीय, मीन्स कि पश्चिम के बारे में बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ाया गया, और फिर लोग जो है इस बात को मानने लगे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदी ही होना चाहिए, अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। अंग्रेजी सीखने की वजह से लोग जो है दूसरी भाषा अगर हम सीखने लगते हैं तो उसमें बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। महात्मा गांधी का कहना था पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाए, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। मीन्स कि कुछ चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता, पढ़े लिखने की क्षमता पा लेना है शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से हाथ करना पड़ा और हुनर सीखने पड़ते हैं। और यह मतलब जीवन जीने के लिए जो जरूरी था वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बस पढ़ना लिखना ही सिखाया जा रहा था, साक्षरता ही शिक्षा नहीं। केवल हम लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उन्हें लिख लेते हैं, यही साक्षरता नहीं। साक्षरता मतलब होता है कि पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सनालिटी का। गांधी जी का यही कहना था। तो जीवन में व्यवहारिक और अनुभव जो होने जरूरी थे वो नहीं हो रहे थे। टैगोर का शांति निकेतन, आप में बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव के शिक्षा के बारे में टैगोर विचारों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। विचार टैगोर के जो विचार थे वो काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। मीन्स कि अंग्रेजों के हिसाब से जो शिक्षा थी वो बंद कमरे में होती थी और वहाँ पे कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता था। जबकि शिक्षा जो है टैगोर के हिसाब, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में स्कूल खोला। उन्हें यह जगह निर्मल शांति और शांति निकेतन दिखाई दी, इसलिए वहाँ पे उसका नाम भी शांति निकेतन था। बहुत सारे मामलों में टैगोर और गांधी जी की शिक्षा कमोबेश एक जैसी थी, लेकिन दोनों के बीच गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर आलोचक थे। मीन्स कि उनको पश्चिमी सभ्यता गांधी जी को और टैगोर को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे से थे जो सांस्कृतिक शिक्षा दी जा सके। तो मतलब दोनों ही तरह के लोग थे और सबके विचार भी भिन्न भिन्न थे। सभ्य करने के लिए शिक्षा, तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होना एक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब बच्चे अपने स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चला, मतलब कि जब स्कूल जाने लगे जहाँ पे फीस तय हो गई तो वहाँ पे क्या होता था कि जो गरीब होते थे वो नहीं जा पाते थे। पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत लचीली थी। जो बच्चा जब टाइम मिलता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के सभी पढ़ जाते थे। टॉमस आयरलैंड और उसके दौर में महत्वपूर्ण विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने में प्रेरित करता है। हर रोज हमें भाषा, इतिहास, विचारों को पढ़ते रहते हैं। मीन्स कि
यहाँ पे मुझे हमेशा यह प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम रोज़ भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हज़ारों साल पहले के विचार को पढ़ते रहते हैं। आर्नल्ड का मानना था सांस्कृतिक कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता कि ठीक इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षक खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। मकसद उन्हें इसी मार्ग पर ले जाना था। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा क्या थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति क्या थी और देसी जनता का विचार क्या था, ये बातें हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का चैप्टर करेंगे। तो अंग्रेज जो थे भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, अपनी विचारधारा मनवाना चाहते थे, ईसाई धर्म को स्थापित करना चाहते थे और उनके नज़र में उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो शिक्षा थी वो सभ्य थी। बाकी भारतीय शिक्षा जो है सभ्य नहीं थी, लेकिन भारत के लिए भारतीय शिक्षा ही ज़्यादा सही थी। ये गांधी जी और टैगोर भी मानते थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस विचारधारा को माना भी नहीं गया और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को थोप दिया गया, जो कि जिसको सीखने में ही आधे समय लोगों का निकल जाता है। धन्यवाद।